अस्सलाम वालेकुम। रिवाइज किया है? रिवाइज किया है? सुना जीडीपी की डेफिनेशन। व्हाट इज जीडीपी? डेफिनेशन बस जो कॉपी देखेगा ना नेक्स्ट उसी को उठना है। बंद करो ये, बंद करो ये। चलो सुनो। आप क्यों शोर कर रहे हो? डेफिनेशन जो मैंने लिखा है ना वही बताओ बस। हाँ आप चलो। ऑल फिर money value of final goods and services produced in a financial year by natural enormous reasons in a domestic area. चलो बैठो अब, बैठो 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 बैठो। चलो ठीक है। देखो दीज आर जस्ट द बेसिक्स। अभी आप ये बिल्कुल भी नहीं समझना कि हम जो ये पढ़ रहे हैं ये एग्ज़ाम आईएएस में आता है, ठीक है। आईएएस में जो आएगा ना वो हम जीडीपी में तीसरे लेक्चर में पढ़ेंगे, जो आपको फिर मेंस में काम आएगा, जो प्रीलिम्स में काम आएगा। अभी मैं बस आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि जीडीपी होता क्या है। अगर आपको ये तक नहीं आ रहा है ना तो भूल जाओ कि आपको बैक सीरीज डेटा, बैक सीरीज कंट्रोवर्सी, डबल डिफ्लेशन प्रॉब्लम, आपको वो सब समझ आएगा फिर। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू स्टडी। ये बेसिक है सिर्फ। क्वेश्चन आते हैं जो बिल्कुल आपके प्रॉब्लम्स क्या है। जीडीपी कैलकुलेशन इज़ नॉट द क्वेश्चन, प्रॉब्लम्स इन जीडीपी कैलकुलेशन इज़ द क्वेश्चन। कि आपको जो गवर्नमेंट जो जीडीपी का डेटा देती है, क्या उस पर यकीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उस पर द हिंदू में रोज़ आर्टिकल्स आते हैं उस पर कि हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है वो कितना गलत है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसमें क्या क्या कॉन्ट्रोवर्सीज़ है। तो दिस इज़ व्हाट विल बी आस्क्ड। तो वो समझना थोड़ा टेक्निकल हो जाता है फिर, इसीलिए मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ, एक एक वर्ड पढ़ा रहा हूँ मैं। वरना दिस इज़ नॉट द टाइम कि आईएएस में ये सब पढ़ाया जाए। ये आपका खुद का होमवर्क होना चाहिए कि जीडीपी क्या है, ये आपका होमवर्क होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी मैं बता रहा हूँ रिवाइज इट वेरी कंटिन्यूसली, कीप रिवाइजिंग इट। तो मैंने आपको कल जीडीपी इंट्रोड्यूस किया। मैंने आपको कहा कि हम पढ़ रहे हैं ग्रोथ। ग्रोथ मेजर करने के लिए आपको पहले क्या मेजर करना पड़ता है? इनकम, है ना। आपको ग्रोथ मेजर करनी है। 2020 में मेरा इतना इनकम है 100 रुपये, 2021 में मेरा इनकम है 110 रुपये। तो ग्रोथ कितनी हो गई? 10%। तो ग्रोथ निकालने के लिए पहले क्या निकालना है? इनकम निकालना है। इनकम निकालने के लिए हमारे पास साइमन कुजनेट्स ने 4 तरीके दिए: जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी एंड एनएनपी। अब जीडीपी हमने कल उठाया, तो जीडीपी क्या है? ये हमारा नेशनल इनकम है। क्या है? नेशनल इनकम। क्या हकीकत में नेशनल इनकम यही होता है? वो हम बाद में देखेंगे कि जीडीपी में प्रॉब्लम्स क्या क्या है। फिलहाल के लिए आप ये मान के चलो कि जीडीपी ही आपका नेशनल इनकम है। तो जीडीपी कैसे निकाला जाए? आपको देखना है कि मैं कितना इनकम कमाता हूँ मंथली, जितने मैं क्लासेस दूंगा उतना ही इनकम मेरा होता है। जितनी मैं प्रोडक्शन करूंगा उतना ही मैं इनकम कमाता हूँ। तो अगर आपको पूरे नेशन का इनकम देखना है, आपको उसके लिए क्या देखनी है? पूरे नेशन की प्रोडक्शन, कि पूरा नेशन कितना प्रोड्यूस करेगा, वही पूरे नेशन का क्या होता है? इनकम। फॉर एग्जाम्पल मैं दिन में 8 घंटे क्लासेस देता हूँ। 8 घंटे आप करते रहो पूरे 30 महीने में, तो फिर 30 × 8 आवर्स पर डे। उसके बाद जितने भी आवर्स होंगे पर आवर मैं हिसाब लेता हूँ, उस हिसाब से मेरा चलो मान के चलो अब 1.5 लाख रुपए एक महीने का हो जाता है। अब 1.5 लाख रुपए मेरा इनकम है। ये इनकम मुझे कैसे मिला? जब मैंने प्रोड्यूस किया। प्रोडक्शन ही आपका इनकम होता है शॉर्ट में। इसीलिए आपको हकीकत में इनकम मेजर करने के लिए प्रोडक्शन मेजर करनी पड़ेगी, और प्रोडक्शन मेजर करने के लिए जीडीपी है हमारे पास। इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ फाइनेंशियल ईयर इन द डोमेस्टिक टेरिटरी बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स।
तो मनी वैल्यू मैंने आपको कल ही कहा, आपको जब इनकम मेजर करना है उसके लिए एक कॉमन मेजरिंग रॉड होनी चाहिए। ये आपको कौन देगा? मनी, रुपीज़। तो हमारा जो यूनिट ऑफ करेंसी है दैट इज रुपीज़, उसी में हम जीडीपी या इनकम मेजर करेंगे। तो इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड कौन होता है? विच इज मेंट फॉर फाइनल कंजम्पशन, जिसमें आप इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड, वरना अगर इंटरमीडिएट गुड भी इंक्लूड हो जाएगा वो क्या हो जाएगी? डबल काउंटिंग। उसके बाद इन अ फाइनेंशियल ईयर आपको बोलना है कि मैंने प्रोडक्शन की, लेकिन कितने टाइम में? एक साल में, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। उसके बाद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारी जो टेरिटरी है विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। उसके बाद हमारी जो कंपनीज है विच आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, अगर वो दुनिया में कहीं पर भी काम करेंगे, जिस जगह पर काम करेंगे, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। हमारी फॉरेन एम्बेसीज, हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स दुनिया भर में जहाँ पर भी है, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। ये सब डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आज हम देखेंगे नॉर्मल रेजिडेंट्स। नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होता है? यानी जीडीपी में जब भी हम प्रोडक्शन मेजर करते हैं, प्रोडक्शन में सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट की प्रोडक्शन मेजर करनी है। जीडीपी में इन्हीं की प्रोडक्शन आती है, नॉर्मल रेजिडेंट्स। यही करना था ना। अब देखो नॉर्मल रेजिडेंट, मैंने आपको कल ही कहा ये इंडिया है, ये इंडिया, 2 सेकंड के लिए मान लो अब इतना ही इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है, ठीक है ना। लेट्स नॉट मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो इस टेरिटरी के अंदर जितनी प्रोडक्शन होगी वो क्या है? इंडिया का जीडीपी, यानी इंडिया का नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इस साल हमें मेजर करना है। इस साल कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 2022-2023। इसीलिए 2022 1 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है ना। इसीलिए ये ऐसे लिखा जाता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कभी भी नहीं होता है 2022, फाइनेंशियल ईयर होता है 22-23, 23-24, ठीक है। अब ये फाइनेंशियल ईयर में हमने कितनी प्रोडक्शन करनी है, तो हमने प्रोडक्शन कर ली, वो हम जीडीपी से मेजर करेंगे। अब यहाँ पर आपको देखना है ये प्रोडक्शन जो कर रहा है, ये कौन प्रोडक्शन कर रहा है? प्रोडक्शन कौन कर रहा है? यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि हम बस ये चाहते हैं कि प्रोडक्शन इस टेरिटरी के अंदर हो। वो कौन करेगा, हमें उसके साथ लेना देना नहीं है। आमतौर पर यहाँ पर जो भी रहेगा, इस टेरिटरी के अंदर जो भी रहेगा, वो क्या है? हमारा नॉर्मल रेजिडेंट। कल मैंने आपको कहा नॉर्मल रेजिडेंट होने के लिए 2 कंडीशंस होनी चाहिए। यू हैव टू बी इन इंडिया मोर देन 1 ईयर एंड योर इकोनॉमिक इंटरेस्ट शुड लाई इन इंडिया। इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी आपकी कमाई, आपका खर्चा, आपका सब कुछ इंडिया में होना चाहिए, तभी आप इंडिया के क्या बनेंगे? नॉर्मल रेजिडेंट। 2 लाइनें लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। A resident is said to be a person. A resident is said to be a person. A resident is said to be a person who ordinarily resides in a country for a period not less than 1 year. For a period not less than 1 year, and whose economic interest should lie in that country. Should lie in that country. ठीक है। अब देखिए नॉर्मल रेजिडेंट कौन कौन हो सकता है इंडिया में। अगर बाहर से कोई बंदा आया और यहाँ पर वो काम करने लगा, 1 साल से ज़्यादा यहाँ पे रहा और यहीं पर वो काम भी कर रहा है, खर्च भी कर रहा है, यहीं पर रह भी रहा है, रेजिडेंट है। क्या है? रेजिडेंट है, लेकिन हमारा सिटीजन नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं
इस नॉर्मल रेजिडेंट में हमारा सिटीजन भी आता है और फॉरेनर भी आता है, सिटीजन भी आता है और फॉरेनर भी आता है। ये पहली चीज़ है, नॉर्मल रेजिडेंट में सिटीजन भी है और फॉरेनर भी है। नंबर 2 लिखो, लिखो साथ साथ लिखो, नॉर्मल रेजिडेंट इंक्लूड सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेनर्स। तो अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ, क्या जीडीपी में जो हमारा जीडीपी है, क्या उसमें फॉरेनर्स की प्रोडक्शन होती है? बिल्कुल होती है। वो फॉरेनर्स जो कहाँ रिजाइड करते हैं? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में। दूसरा, इसमें इंडिविजुअल्स की प्रोडक्शन भी आती है और इंस्टीट्यूशंस की प्रोडक्शन भी आती है, इंडिविजुअल्स की भी और इंस्टीट्यूशंस की भी। कोई बाहर से कोई मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया में सेटअप हुआ, इंडिया में वो 1 साल से ज़्यादा रहा और इंडिया में ही उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट रहा, तो वो इंडिया का रेजिडेंट बनेगा। तो और आपका नॉर्मल रेजिडेंट सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक इंस्टीट्यूशन भी बन सकता है। उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल इंडिया में हमने आईएमएफ का हेड ऑफिस शुरू किया, आईएमएफ ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन 1 साल से ज़्यादा इंडिया के अंदर है, क्या ये इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट बनेगा? नहीं। वाई? बिकॉज ये इंडिया के अंदर बज़ाहिर तो है, लेकिन जिस जगह पर है वो इंडिया की टेरिटरी, वो कौन सी टेरिटरी है? इंटरनेशनल टेरिटरी। कल लिखा है ना मैंने, इंटरनेशनल टेरिटरी। तो हम नहीं कह सकते आईएमएफ यहाँ पर है तो आईएमएफ इंडिया के अंदर है। आईएमएफ इंडिया के अंदर बज़ाहिर दिख रहा है लेकिन ये इंटरनेशनल टेरिटरी में है। तो आपका जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो अगर आप बज़ाहिर आपकी कंट्री में है, वो आपका रेजिडेंट नहीं है, ही इज़ नॉट योर रेजिडेंट। लेकिन आईएमएफ में हमें बाहर गेट पे एक वॉचमैन चाहिए, हमें यहाँ पर कोई लोकल स्टाफ चाहिए वहाँ का कोई काम करने के लिए। क्या चाहिए? लोकल स्टाफ चाहिए। ये लोकल स्टाफ कहाँ का है? इंडिया का ही है ना, लेकिन काम कहाँ कर रहा है? आईएमएफ में। लेकिन रह कहाँ रहा है? इंडिया में। तो इंडिया का लोकल स्टाफ अगर इस्तेमाल होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में, वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स है। इंडिया का लोकल स्टाफ क्या है? इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स, क्योंकि वो इंडिया में रह रहे हैं। ठीक है ना? सो द लोकल स्टाफ इन दीज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आर पार्ट ऑफ इंडियाज नॉर्मल रेजिडेंट। लिखेंगे the staffs of these international bodies, the staffs of these international bodies, local staffs, are treated as the normal residents of the country, are treated as the normal residents of the country। समझ आ रहा है? बिल्कुल ऐसे ही। इसको हटाओ। यहां पर पाकिस्तान की एम्बेसी है, पाकिस्तान की एम्बेसी है, फॉरेन एम्बेसी। ये पाकिस्तान की एम्बेसी है ना, एक इंस्टीट्यूशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या ये हमारा रेजिडेंट है? नहीं। ये पाकिस्तान, ये बज़ाहिर इंडिया में है लेकिन किस टेरिटरी पे है? पाकिस्तान की टेरिटरी में। बिकॉज एम्बेसीज जो होती है वो उनकी अपनी टेरिटरी होती है वहां पर। तो पाकिस्तान की एम्बेसी जो इंडिया में है वो इंडिया की रेजिडेंट नहीं है, वो पाकिस्तान की रेजिडेंट है। बिकॉज जिस टेरिटरी पे वो खड़ी है इंडिया के अंदर, वो इंडिया की नहीं है, वो पाकिस्तान की है। तो ये पाकिस्तान की एम्बेसी इज़ नॉट आवर रेजिडेंट। लेकिन इनको भी किसी लोकल स्टाफ की ज़रूरत है। तो लोकल स्टाफ अगर इंडिया का है, यहाँ का रहता है, लेकिन काम यहाँ करता है, वो यहाँ के ही हमारे ही नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर किए जाएंगे। तो लोकल स्टाफ्स इन फॉरेन एम्बेसीज आर ट्रीटेड एज, लोकल स्टाफ्स इन फॉरेन एम्बेसीज आर ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट्स, आर ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट्स, are treated as normal residents। समझ आ रहा है? फाइनली कभी कभार ऐसा सिचुएशन आता है, you know, I generally every year we have to go to Hyderabad, और हैदराबाद में we have something to do, my family। तो मैं हैदराबाद जाता रहता हूँ। 2 years back I had an interview here। तो मैं हैदराबाद से यहाँ लिस्ट निकला, तो मैं इंटरव्यू के लिए निकला। कल मेरा इंटरव्यू था और मैं शाम को निकला।
शाम को निकला तो रात की शाम की फ़्लाइट थी। तो मैं वहाँ से निकला और इट वाज क्लोज टू 6 PM। मैं हैदराबाद से दिल्ली, क्योंकि यहाँ श्रीनगर डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं आती है, हैदराबाद से दिल्ली मुझे जाना था। और हैदराबाद में जैसे ही मैं सीट पे बैठा, क्योंकि अगर जब आप शाम की फ़्लाइट लेते हो ना तो आधे से ज़्यादा आपका प्लेन खाली होता है, वो वहाँ आपके साथ दाएं बाएं ऑलमोस्ट खाली होता है वो आधा प्लेन, तो आप जहाँ भी बैठना चाहें उस वक्त बैठ सकते हैं। तो मैं बैठा, मैं अकेला था और मेरे साइड वाली सीट में देयर वाज दिस गाय जो सूट वूट पहन के, ही हैड अ ब्रीफ केस ऑन, और वो बैठा मेरे साइड से, और उन्होंने लैपटॉप निकाला, ही वाज वर्किंग। तो मैं थोड़ा क्यूरियस हुआ कि ये क्या कर रहा है, तो मैंने उनको पूछा आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं जॉब करता हूँ। मैंने कहा कहाँ? तो हैदराबाद में मेरा जॉब है, लेकिन मैं रहता कहाँ हूँ? दिल्ली में। मैं रोज़ सुबह फ़्लाइट लेकर दिल्ली से हैदराबाद आता हूँ, दिन में हैदराबाद में जॉब करता हूँ और शाम को वापस दिल्ली जाता हूँ। अब आप इमेजिन करो कि उसका कितना मंथली इनकम होगा, जो वो रोज़ 30,000 40,000 की फ़्लाइट्स ले रहा है। अब उसका काम कहाँ है, जॉब कहाँ है? हैदराबाद में। रेजिडेंट कहाँ का है? दिल्ली का। वो रोज़ सुबह दिल्ली से हैदराबाद आता है और हैदराबाद से दिल्ली जाता है शाम को। तो बताइए, ये रहता तो दिल्ली में है, लेकिन इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पर है? हैदराबाद में। बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारे लोग इंडिया में भी है जो रहते तो इंडिया में है, पर वो सुबह बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल जाते हैं और वहाँ उनका दुकान होता है, वहाँ उनका जॉब होता है, और शाम को वापस बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आते हैं। इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पर है, लेकिन रहते कहाँ हैं? ये कहाँ के रेजिडेंट होंगे? ये इंडिया के रेजिडेंट है। ये कहाँ के रेजिडेंट है? हालांकि इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में नहीं है, फिर भी इनको ट्रीट किया जाएगा ये इंडिया के ही रेजिडेंट है। समझ गए आप? इवन इफ आप बाहर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर शाम तक आप इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके वापस आ गए, दैट मीन्स यू आर अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, इवन इफ योर इंटरेस्ट इज अब्रॉड। समझा? They are treated, this is an exception, they are treated as the residents of India. Workers from across the border, workers from across the border who cross the border in the morning, who cross the border in the morning, to work in another country, and return in the evening, are treated as the normal residents of India. The normal residents of India. Clear है? This is your GDP, gross domestic product. चलो भाई, तो क्या देखा हमने? आपको निकालना है इंडिया का नेशनल इनकम। उसके लिए हमारे पास एक तरीका है जीडीपी निकालने का। जीडीपी में क्या देखेंगे हम? मनी वैल्यू देखना है ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, प्रोडक्शन किसका? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का। उनका क्या चाहिए हमें? मनी वैल्यू। समझा? ये बहुत अच्छे से याद रखना जो भी मैंने डेफिनेशन बताई। मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ फाइनेंशियल ईयर इन द डोमेस्टिक टेरिटरी बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स। अब जीडीपी तो ठीक है, अब जीडीपी पे हम वापस आएंगे थोड़े टाइम के बाद। दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट है एनडीपी। एनडीपी क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। Now see, let's have this idea about GDP and NDP. ये भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये भी क्या है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
डोमेस्टिक यानी डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। यहाँ पर भी डोमेस्टिक टेरिटरी होनी चाहिए, यहाँ पर भी डोमेस्टिक टेरिटरी होनी चाहिए। यहाँ पर भी नॉर्मल रेजिडेंसी है, यहाँ पर भी नॉर्मल रेजिडेंसी। फ़र्क सिर्फ क्या है, ये ग्रॉस है और ये नेट है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। ग्रॉस और नेट का क्या मतलब है? ग्रॉस का मतलब होता है टोटल विदाउट एनी डिडक्शंस, टोटल विदाउट एनी डिडक्शंस। तो इंडिया में आपको टोटल लेना है, टोटल प्रोडक्शन कितनी है, टोटल विदाउट एनी डिडक्शन, दैट इज योर जीडीपी। तो आप टोटल ले लो पूरी प्रोडक्शन का, मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स इन अ फाइनेंशियल ईयर, दैट इज योर जीडीपी टोटल विदाउट एनी डिडक्शन। तो ग्रॉस का मतलब यही होता है, टोटल विदाउट एनी डिडक्शंस, इसमें कोई भी चीज काटनी नहीं है आपको, ये ग्रॉस है। तो ग्रॉस के बाद जब आप फॉर एग्जाम्पल कोई चीज खरीदते हैं ना, आप उसको क्या बोलते हैं, नेट कितना है, नेट प्राइस बताओ इसका, यानी नेट में कुछ ना कुछ आपको काटना पड़ता है। तो नेट में हमने जीडीपी में क्या काट के नेट लगाया है, हमने ग्रॉस में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या काटा कि हमें क्या मिला, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये जो काटना आपको, मैं आपको ऐसे समझाता हूं, अच्छे से समझना, कॉन्सेप्ट समझो। फॉर एग्जाम्पल ये है इंडिया 2021 में, 2021 में मैंने यहां पर प्रोडक्शन की एक मशीन बनाई, मैंने ये मशीन है सपोज 1 लाख रुपए की, ये प्रोड्यूस किया ना मैंने, कब किया प्रोड्यूस, 2021 में। क्या ये जीडीपी का हिस्सा है ना, बिल्कुल है। तो ये 1 लाख रुपए की मशीन जीडीपी का हिस्सा है, बिल्कुल है। उसके बाद अगले साल मैंने फिर से प्रोडक्शन की, मैंने कुछ और मशीन्स बनाई, वो सब अगले साल 2022 की जीडीपी का हिस्सा बन गए। लेकिन इस जब मैं ये पिछले साल मैंने ये मशीन बनाई और इसको मैंने 1 साल इस्तेमाल किया, इस 1 साल के इस्तेमाल करने की वजह से इस मशीन का एक पार्ट खराब हो गया, इस मशीन का एक पार्ट खराब हो गया, ये पुरानी मशीन का पार्ट खराब हुआ। तो मुझे जब ये पार्ट खराब हुआ, ये पार्ट मुझे नए से बनाना है ना, ये कब मैं बनाऊंगा, इस वाले साल में, क्योंकि ये खराब हो गया। तो इस वाले साल में मैंने ये पार्ट भी बना लिया। तो एक तो मैंने यहां पर अपनी प्रोडक्शन की है, वो तो ठीक है, और क्या मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, ये पार्ट मैं क्यों प्रोड्यूस कर रहा हूं, इस साल के लिए नहीं, ये पार्ट मैं क्यों प्रोड्यूस कर रहा हूं, पिछले साल की प्रोडक्शन के लिए, बिकॉज वो खराब हो गई है। समझ गए आप? तो हर साल हम कोई ना कोई ऐसी प्रोडक्शन करते हैं जो सिर्फ इसलिए की जाती है कि पुरानी प्रोडक्शन को रिपेयर या मेंटेन करने के लिए। समझ गए आप? तो वो प्रोडक्शन हमारे इस साल के लिए नहीं होती, वो प्रोडक्शन किसके लिए होती है, पुराने साल के लिए। तो ये आपको यहां से निकालना पड़ेगा, बिकॉज ये इस साल के लिए नहीं है, ये पुरानी प्रोडक्शन के लिए है। तो अगर आप टोटल प्रोडक्शन से ये पार्ट वाली प्रोडक्शन निकालेंगे, इसको हम बोलेंगे एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब सवाल ये है, सर ये पार्ट वाली प्रोडक्शन कैसे निकाली जाए, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कितनी प्रोडक्शन की है ताकि वो पुरानी प्रोडक्शन की रिपेयरिंग या मेंटेनेंस के लिए जाए? तो वो हमें पता चलता है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रीसिएशन। यस, देखो ये पार्ट खराब हुआ ना, ये पार्ट खराब क्यों हुआ, बिकॉज ये पूरी जो मशीन आपने बनाई थी वो क्या हो गई, डेप्रीशिएट, वो खराब हो गई, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में वियर एंड टियर, यानी इस्तेमाल करने की वजह से उसमें कोई पुर्जा खराब हो गया। और हम हर साल डेप्रीसिएशन निकालते हैं कि हमने इस साल जितनी भी प्रोडक्शन की है उसमें कितनी डेप्रीसिएशन हुई है। जितनी डेप्रीसिएशन होगी उतनी ही क्या प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, पार्ट्स की। तो वो पार्ट्स की प्रोडक्शन सिर्फ इसलिए जा रही है क्योंकि पिछली प्रोडक्शन में क्या हुई है, डेप्रीसिएशन। तो शॉर्ट में आपको पार्ट नहीं निकालना है, शॉर्ट में आपको क्या निकालना है, डेप्रीसिएशन ही निकालना है, तो आपको एनडीपी मिलेगा। तो शॉर्ट में आपको समझना है कि जीडीपी में से जब ग्रॉस में से हम माइनस करते हैं डी, हमें क्या मिलता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हर साल ऐसी कोई प्रोडक्शन होती है जो सिर्फ इसलिए की जाती है कि पुरानी प्रोडक्शन को डेप्रीशिएट होने से रोका जाए और उनको वहाँ रिपेयरिंग और रिसाइकलिंग या मेंटेनेंस के लिए भेजा जाए। तो हर साल की प्रोडक्शन में डेप्रीसिएशन होती रहती है और आने वाले सालों में हमें नए नए पुर्जे बनाने पड़ते हैं पुराने वाले सालों की प्रोडक्शन के लिए। तो वो आपको डिडक्ट करना पड़ता है, बिकॉज वो हमारी इस साल की प्रोडक्शन तो है
वो जीडीपी का हिस्सा तो है लेकिन मकसद उसका पुरानी प्रोडक्शन के लिए है, तो वो निकाल के आपको जो बचा वो आपका एनडीपी का हिस्सा है। ठीक है, तो जीडीपी में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होती है। जब डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो फिर जो बचेगा वो क्या होगा, एनडीपी। तो एनडीपी में डेप्रिसिएशन नहीं होती। तो आपका बताइए अब जीडीपी बड़ा होगा या एनडीपी? जीडीपी हमेशा ज्यादा होता है किससे, एनडीपी से, बिकॉज जीडीपी से जब कुछ निकालेंगे तब क्या मिलेगा, एनडीपी मिलेगा। लिखो थोड़ा, एनडीपी इज द नेट फॉर्म ऑफ जीडीपी। NDP is the net form of GDP. It is the net form of GDP. It is basically GDP calculated after adjusting to the weight of depreciation. After adjusting to the weight of depreciation. समझ आया? फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझो। ये है इंडिया में 2020 में मैंने सारी जो टोटल प्रोडक्शन की वो क्या है मेरा, जीडीपी। इस जीडीपी में मैंने कुछ मशीन्स भी बनाई, जिस मशीन का कुछ पुर्जा खराब हुआ बिकॉज वो मशीन जो है क्या हो गई, डेप्रीशिएट, बिकॉज इट इज अ स्टॉक वेरिएबल। आप एनसीईआरटी निकालो, पहला ही चैप्टर है क्लास 12 का, द स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये स्टॉक वेरिएबल है, इसका इस्तेमाल जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है। ये ऐसा नहीं कि आपने लेज खाया और ख़त्म। क्या लेज डेप्रिशिएट होता है? लेज जो चिप्स खाते हैं ना वो डेप्रिशिएट होता है? नहीं, बिकॉज फ्लो वेरिएबल। ये मशीन क्या है, इट्स अ स्टॉक वेरिएबल। इसको ओवर टाइम इस्तेमाल करना है, और जो चीज़ ओवर टाइम इस्तेमाल होगी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खराब, डेप्रिशिएट होगी, वियर एंड टियर होगा उसका, तो उसके पुर्जे खराब होंगे, वो पुर्जे बनाने पड़ेंगे नए से, उसकी ग्रीजिंग करनी पड़ेगी, उसका कोई नया पार्ट बनाना पड़ेगा। जब आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी का फॉर एग्जांपल वो शू, ब्रेक शू खराब हो गया, गाड़ी का फॉर एग्जांपल कोई विंडो खराब हो गया, ठीक है ना, वो होता रहता है, उसकी बैटरी खराब हो गई, वो चेंज करना पड़ता है। तो हर साल की ऐसी मशीन्स में, ऐसी कैपिटल स्टॉक में कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन होती रहती है। तो इस साल भी मैंने कोई मशीन बनाई, वो डेप्रिशिएट हो गई, और अगले साल 2021 में मैंने जितनी टोटल प्रोडक्शन की वो क्या है, मेरा जीडीपी। लेकिन इस टोटल प्रोडक्शन के अंदर मैंने कुछ ऐसी प्रोडक्शन की जो मैंने जहां पर क्या बनाए, कुछ पुर्जे बनाए, किसके लिए, पुरानी प्रोडक्शन की मेंटेनेंस या रिपेयरिंग के लिए। तो ये मैं क्यों बना रहा हूं, क्योंकि पुरानी प्रोडक्शन में क्या हो रही है, डेप्रिसिएशन। तो जब जीडीपी से मैं डेप्रिसिएशन निकालूंगा मुझे क्या मिलेगा, ये अब मेरा नेट फॉर्म है। तो टोटल जितनी भी प्रोडक्शन की वो है जीडीपी, उसमें से डेप्रिसिएशन वाले प्रोडक्ट्स निकालो, फिर जो बचेगा वो क्या बनेगा, एनडीपी। अब एनडीपी का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है और डेप्रिसिएशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले आपको ये चीज समझनी है कि डेप्रिसिएशन इज अकाउंटेड एनुअली। डेप्रिसिएशन इज अकाउंटेड फॉर एनुअली। ये हर साल निकाली जाती है, हर साल निकाली जाती है। हाँ जी, हाँ, ये आप जीडीपी कैलकुलेशन ईयरली करते हो ना, तो हाँ, क्वार्टरली फिर वही हो जाएगा ना, आप एवरेज निकाल सकते हो पूरे एक साल में डेप्रिसिएशन कितनी है, देन यू कैन अकाउंट इट फॉर क्वार्टरली। जैसे फॉर एग्जांपल 2008 के बाद जीडीपी कैलकुलेशन तो हम क्वार्टरली कर रहे हैं, पर डेप्रिसिएशन एनुअली निकालते हैं, देन यू डिवाइडेड बाय 4 क्वार्टर्स, फिर आपको क्वार्टरली डेप्रिसिएशन मिलेगी। ऐसा नहीं है ना कि डेप्रिसिएशन, मैंने मशीन लाई वो 3 महीने में उसका कोई पुर्जा खराब हुआ, तो ऐसा हम रखते हैं कि इनफैक्ट ऐसा भी नहीं है कि कोई मशीन मैंने लाई वो 1 साल में खराब हो जाएगी, वो कभी 5 साल के बाद खराब होती है। तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं टोटल प्राइस ऑफ द गुड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इट्स यूजफुल ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल देखो ऐसे है, मेरे पास 1 लाख की कोई मशीन है, कितने की है, 1 लाख की। 1 लाख की मशीन 10 साल अच्छा काम दिया उसने, ये 10 साल में कोई डेप्रिशिएट नहीं हो, उसका कोई पुर्जा खराब
नहीं हुआ, तो मैं कैसे निकालूंगा डिप्रिसिएशन? ये तो 10 साल में ख़राब ही नहीं हो रही। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसका टोटल प्राइस लेता हूँ, डिवाइडेड बाय देखता हूँ कि पूरे इसकी ज़िंदगी कितने साल की है। तो 10 साल की इसकी टोटल ज़िंदगी है, तो इसकी हर साल कितनी डिप्रिसिएशन हो रही है? 10,000 डिप्रिसिएशन हो रही है पर ईयर, क्योंकि इसको मशीन को टोटल टाइम कितना निकलेगा? 10 साल। और टोटल टाइम के बाद जब 1 लाख की मैंने मशीन लाई थी, 10 साल के बाद वो पूरी बदलनी पड़ेगी। इसका मतलब 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 साल, तो इसका मतलब हर साल 10-10 हज़ार की डिप्रिसिएशन हुई है। फिर 1 साल आपको मिल गई डिप्रिसिएशन, देन यू कैन अकाउंट इट फॉर क्वार्टरली बेसिस डिवाइडेड बाय 4, तो पर क्वार्टर मिलेगा आपको। क्वार्टर्स देखेंगे बाद में, फिलहाल के लिए लेट्स कंटिन्यू विद दिस। अच्छा, डेप्रिसिएशन इज अकाउंटेड फॉर। डेप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है और ये कौन निकालता है डेप्रिसिएशन? बताओ। देखो, डेप्रिसिएशन क्या मैं कह सकता हूं, जितने जल्दी आपके प्रोडक्ट्स खराब होंगे वो हमें आइडिया बताएगा कि आपकी इकोनॉमी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट किस लेवल की है। बता सकता है डेप्रिसिएशन, हमें आइडिया दे सकता है कि आपकी इकोनॉमी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट किस लेवल की है। अगर आपकी इकोनॉमी में जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो जल्दी डेप्रिशिएट हो रहा है, इसका मतलब रिसर्च और डेवलपमेंट की लेवल अच्छी नहीं है। आपकी डेप्रिसिएशन प्रोडक्ट्स की बहुत जल्दी हो जाती है। लेकिन डेप्रिसिएशन ये तो है, ये टेक्नोलॉजी के बारे में हमें आइडिया तो देता है कि इकोनॉमी में कैसी टेक्नोलॉजी है। अगर ज़्यादा डेप्रिसिएशन है तो ज़्यादा टेक्नोलॉजी ख़राब है वहाँ। जैसे हमें पता है कि जापानीज़ प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा, आर मेंट फॉर क्वालिटी, है ना, तो वो जल्दी ख़राब नहीं होते। कंपेयर दैट विद लेट्स से चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, जो चाइनीज़ के लोअर एंड के प्रोडक्ट्स है वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। आपने शायोमी का फ़ोन लिया है, शायोमी आपको 2 साल बहुत अच्छा चलता है, तीसरे चौथे 5वें साल उसकी बैंड बच जाती है। वो फिर फ़ोटो भी उठाएगा, उसको 5 मिनट वो चलता रहेगा वो फ़ोटो में। तो दिस इज़ हाउ शायोमी के प्रोडक्ट्स जो है जल्दी डिप्रिशिएट ख़राब हो जाते हैं। तो हमें पता चला रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है, लेवल क्या है उसकी। सेकेंड, डेप्रिसिएशन इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एन इकोनॉमिक पॉलिसी। हमने क्लास 9th क्लास में मैंने एक चैप्टर पढ़ा था इंग्लिश बुक में, गेस्लर ब्रदर्स के नाम से, मुझे पता आपको याद होगा या नहीं। वहाँ पर क्या होता था, वो एक स्टोरी थी एक 2 भाइयों की जिनका जूते का दुकान था और वो जूता बनाते थे, ज़बरदस्त जूता बनाते थे। ऐसा जूता बनाते थे, हैंडमेड शूज़, जो कभी ख़राब नहीं होता था। अब उनका जूता ख़राब ही नहीं हो रहा, क्या कोई दूसरा जूता खरीदने आएगा? आपने जूता बेच लिया, वो ख़राब ही नहीं हो रहा, तो दूसरा जूता खरीदने कोई नहीं आ रहा। तो आप जब डेप्रिसिएशन कम रखते हो तो आपकी इकोनॉमी में सेल्स कम हो जाती है। सेल्स क्या हो जाएंगी? कम। आपने कोई चीज़ दे दी, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो आप दूसरा खरीदने नहीं आएंगे। सेम वॉज द थिंग विद वुडलैंड। वुडलैंड पहले बहुत अच्छे शूज़ बनाता था। वुडलैंड में मैंने 11th क्लास में एक शूज़ लाया है, वो आज तक ख़राब नहीं हुआ है। फिर फाइनली मैंने ब्लेड लाकर उसको काट ही दिया, बिकॉज मुझे नया जूता खरीदना था और देख देख के बोर हो गए। ना, वुडलैंड पहले बहुत अच्छे शूज़ बनाता था जो डिप्रिशिएट नहीं होते थे जल्दी, लेकिन आज आप वुडलैंड का शूज़ देखो, वो जल्दी डिप्रिशिएट होगा। उसको 2 साल मैक्सिमम 3 साल निकलेंगे, उसके बाद नहीं चलेगा, उसको कुछ ना कुछ कट जाएगा उसमें। ये क्या है? यानी आप डिप्रिसिएशन को इकोनॉमिक पॉलिसी की तरह इस्तेमाल करते हो किसी चीज़ की सेल्स बढ़ाने के लिए। ऐसे ही ये डिप्रिसिएशन डिसाइड की जाती है कि हम अपने गुड्स में कितनी डिप्रिसिएशन रखेंगे। जैसे इंडिया के अंदर जो डिप्रिसिएशन का वैल्यू है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री निकालती है, जिसमें वो बताते हैं जो फैंस है, जो पंखे हैं, पंखों की डिप्रिसिएशन 10% की है, वो रखी गई है कि पंखे 10% हर साल डिप्रिशिएट होंगे। कितना? 10% हर साल डिप्रिशिएट होंगे। तो इस साल मैंने पंखा खरीदा, वो 10% डिप्रिशिएट होगा, अगले साल और 10%, तीसरे साल और 10%, तो टोटल इसको कितने साल निकलेंगे? 10 साल में 100% डिप्रिशिएट होगा। तो पंखा 10 साल में बदलना पड़ेगा, ये 10 साल में पूरा डिप्रिशिएट हो जाएगा। तो आपने क्या देखा? डेप्रिसिएशन इज यूज्ड एज एन इकोनॉमिक पॉलिसी। बिल्कुल ऐसे ही इंडिया ने रिसेंटली किया 2000 में। इन द ईयर 2000 व्हाट वी सॉ इज, जो हैवी व्हीकल्स हैं, हैवी व्हीकल्स पता है आपको? हैवी व्हीकल्स ऐसे व्हीकल्स होते हैं जिनके 6 से ज़्यादा टायर्स हो, 6 से ज़्यादा व्हील्स हो। तो हमने देखा इंडिया में जो हैवी व्हीकल्स है उनकी डिप्रिसिएशन 20% थी। कितनी? 20% थी 2000 से पहले। 20% की डिप्रिसिएशन पे हमने देखा कि हैवी व्हीकल्स को ऑन एन एवरेज कितना टाइम निकल रहा था? 20% इंटू 5 ईयर्स कितना हो गया?
100%। तो ये पूरा 100% डेप्रिशिएट हो जाएंगे कितने साल में? 5 साल में। दिस वाज द डेप्रिसिएशन ऑफ हैवी व्हीकल्स। फिर हमने देखा कि हैवी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है उनकी सेल्स कंटिन्यूसली क्या गिर रही थी, उनकी सेल्स दिन ब दिन गिर रही थी। तो उन्होंने कहा कि हैवी व्हीकल कंपनीज की सेल्स बढ़ाने के लिए उन्होंने अलाउ किया उनको कि यू कैन इंक्रीज द डेप्रिसिएशन टू 40%। उसका मतलब अब आपका जो ये है, जो आपका व्हीकल है वो कितने साल चल जाएगा? 2.5 साल में वो 100% डेप्रिशिएट हो जाएगा। 40 × 2.5 इज 100%। सो आपकी डेप्रिसिएशन आपने बढ़ाई, क्यों बढ़ाई? टू इंक्रीज द सेल्स। तो डेप्रिसिएशन इकोनॉमिक पॉलिसी की तरह भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे बताओ क्या जीडीपी और एनडीपी कभी बराबर हो सकते हैं? क्या जीडीपी अब क्या है? एनडीपी क्या है? एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस, क्या जीडीपी और एनडीपी बराबर हो सकते हैं? ये कब बराबर होंगे? जब डेप्रिसिएशन क्या होगा? 0। क्या डेप्रिसिएशन कभी 0 हो सकती है? क्या आप कोई ऐसा चीज बना सकते हो जो कभी खराब ना हो? ऐसी कोई चीज हम अभी बना नहीं सकते। हाँ, आप डेप्रिसिएशन कम जरूर कर सकते हो लेकिन खत्म नहीं कर सकते। हमेशा कोई ऐसी चीजें बनेंगी जो खराब होती रहेंगी, चाहे 10% हो, 1% हो, लेकिन खराब तो होगी। तो एनडीपी इज ऑलवेज लेस देन जीडीपी। समझा? लिखो, एनडीपी विल ऑलवेज बी लेस देन जीडीपी since there is no way NDP is always less than GDP. Since there is no way depreciation can be cut to 0. Depreciation can be cut to 0. The concepts of depreciation show the achievements of the concept of depreciation show the achievements of research and development. Show the achievements of research and development. Next point, इधर देखो। फॉर एग्जाम्पल जीडीपी है मेरा 100 करोड़, डेप्रिसिएशन है मेरी 20 करोड़, तो एनडीपी कितना हो गया? 80 करोड़। क्या मैं कह सकता हूं डेप्रिसिएशन से मुझे पता चलेगा हाउ मच इज द लॉस टू जीडीपी बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, है ना? सो इट गिव्स द लॉस टू जीडीपी बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट पॉइंट, इट मेक्स अस अंडरस्टैंड द लॉस टू जीडीपी. It makes us understand the loss to GDP due to depreciation. Shabash. Due to depreciation. Due to depreciation. Next point, it can be used as a tool of economic policy. It can be used as a tool of economic policy. As a tool of economic policy. Depreciation rates in India are given by Ministry of Commerce and Industry. Depreciation rates in India are given by Ministry of Commerce and Industry. Number 3. Ministry of Commerce and Industry. Next, GNP, Gross National Product. Gross National Product, GNP. देखो, जीडीपी में कॉन्सेप्ट क्या है? जीडीपी एनडीपी में
जीडीपी एनडीपी में कॉन्सेप्ट है डोमेस्टिक टेरिटरी का। क्या कॉन्सेप्ट है? डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब यह है, इनका मकसद यह है कि इकोनॉमी में वेयर द प्रोडक्शन इज हैपनिंग, मकसद क्या है, फोकस का इस पे, कहां प्रोडक्शन हो रही है। तो प्रोडक्शन कहां हो रही है? डोमेस्टिक टेरिटरी में। कौन कर रहा है? सिटीजन भी हो सकता है, फॉरेनर भी हो सकता है, उससे लेना देना हमें कहां हो रही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जीडीपी एनडीपी इज फोकस्ड ऑन वेयर द प्रोडक्शन इज हैपनिंग। दूसरा हो गया जीएनपी एनएनपी। जीएनपी एनएनपी इज फोकस्ड ऑन हु इज डूइंग द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कौन कर रहा है। तो वेयर का कॉन्सेप्ट जीडीपी एनडीपी में है कि कहां पे हो रही है, यानी डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रही है। जीएनपी बोल रहा है कौन कर रहा है। डोमेस्टिक टेरिटरी का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं जीएनपी में, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है डोमेस्टिक टेरिटरी का। सो इट ओनली इज कंसर्न अबाउट हु इज डूइंग द प्रोडक्शन। समझा? नाउ व्हाट इज जीएनपी? इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। It is the money value of all final goods and services produced in a financial year all final goods and services produced in a financial year by the nationals of the country. By the nationals of the country. Nationals यानी citizens. By the citizens of the country. अब क्या बताया जा रहा है? अब देखो ये इंडिया है। अब आपको चाहिए, अगर जब जीडीपी निकालते हैं या एनडीपी निकालते हैं, एनडीपी में आपको कोई आइडिया नहीं है कि जितना भी आपको जीडीपी एनडीपी मिल रहा है वो हमने प्रोड्यूस किया है या फॉरेनर्स ने प्रोड्यूस किया है। वी हैव नो आइडिया अबाउट इट। हम बस ये देखते हैं कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोडक्शन हो रही है, वो हम कर रहे हैं, कोई और कर रहा है, उसके साथ जीडीपी कंसर्न नहीं है। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं ये फॉरेनर वाली प्रोडक्शन को निकाला जाए और हम सिर्फ क्या देखें, हमारे खुद के सिटीजन्स ने कितनी प्रोडक्शन की है। अब हमारे खुद के सिटीजन्स भारत में तो रहते ही है, लेकिन क्या सिर्फ यहीं पर रहते हैं? नहीं, वो दुनिया भर में रहते हैं। तो जब दुनिया भर में रहते हैं तो जीडीपी का कोई कॉन्सेप्ट, टेरिटरी का कोई कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं। तो दुनिया भर में हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं सब कितनी प्रोडक्शन करते हैं, वो है हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, तो कैसे किया जाए? फॉर एग्जाम्पल, अब इसको कैसे निकाला जाए, पूरी दुनिया की जीएनपी को कैसा निकाला जाए? तो जीएनपी जो है, ध्यान से देखेंगे, ये है इंडिया। इंडिया में ये डोमेस्टिक टेरिटरी है इंडिया की। इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में यू हैव द प्रोडक्शन ऑफ सिटीजन्स प्लस द प्रोडक्शन ऑफ फॉरेनर्स। अब हम क्या करेंगे, ये फॉरेनर्स जो भी यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनका मकसद क्या है यहाँ पे प्रोडक्शन करना? क्या हिंदुस्तान के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं? इनको भेजना है ना वापस पैसा। तो फॉरेनर्स कुछ प्रोडक्शन जो भी यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें से वो बाहर भेजते हैं पैसा। तो पैसा क्या जा रहा है? बाहर। इसको हम बोलते हैं आउटफ्लो। तो फॉरेनर्स जो पैसा बाहर भेज रहे हैं उसको हम डिडक्ट कर लेंगे, और हमारे सिटीजन्स जो दुनिया भर में है वो जो अंदर भेज रहे हैं उसको हम इनफ्लो बोलते हैं। वो क्या करेंगे? ऐड। ये क्या करेंगे? सबट्रैक्ट। तो इंडिया में जो सिटीजन्स की प्रोडक्शन है उसको रहने दो, फॉरेनर्स की प्रोडक्शन को बाहर निकालो और सिटीजन्स को ऐड करो। तो आपको क्या मिलेगा? टोटल सिटीजन्स की कितनी प्रोडक्शन है, दैट इज योर जीएनपी। समझा? तो जीएनपी कैसे निकालते हैं? जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआईए। दिस इज द फॉर्मूला, जीडीपी प्लस एनएफआईए। एनएफआईए हो गया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। Net factor income from abroad. GDP plus NFIA. ये जनरल फॉर्मूला है। क्या है? ये जनरल फॉर्मूला है, चेंज भी होती है।
रब करो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, आएंगे ना उसमें। इतना क्लियर है? अब लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज NFI। GNP इज इक्वल टू GDP प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब GDP तो क्लियर है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। NFIA में हम जनरली 3 चीजें डालते हैं। नंबर 1, प्राइवेट remittances. Number 2, interest payments. Number 3, external grants. External grants. External grants. अब एक एक करके समझते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, ये इंडिया से कुछ बाहर जा रहा है तो वो नेगेटिव निकालना पड़ेगा, इंडिया में कुछ अंदर आ रहा है तो वो ऐड करना पड़ेगा, है ना। कोई फॉरेनर थोड़ी ना बाहर से हिंदुस्तान पैसे भेजेगा यहाँ पर। वो हकीकत में क्या होता है, यहाँ के लोग बाहर भेजते हैं जो फॉरेनर्स यहाँ काम करते हैं, और हमारे भारत के लोग घर पैसा भेजते हैं, इंडिया पैसा भेजते हैं। इनफैक्ट अगर ऐसा भी नहीं होता ना, इंडिया में इसमें काफ़ी डेफिसिट हो जाता अगर हमारे सिटीजन्स घर पैसा नहीं भेजते, हिंदुस्तान पैसा नहीं भेजते। तो क्या होता है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि पैसा अंदर आ रहा है और पैसा बाहर जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट है GNP का। अब आपको देखना है ये कि ज़्यादा अंदर आ रहा है या ज़्यादा बाहर जा रहा है, उस हिसाब से देखा जाएगा। अगर 100 रुपये अंदर आ रहा है और 150 रुपये बाहर जा रहा है तो ज़्यादा बाहर ही जा रहा है, तो नेगेटिव हो जाएगा। अगर 150 रुपये अंदर आ रहा है और सिर्फ 100 रुपये बाहर जा रहा है तो 50 रुपये का सरप्लस हो रहा है। तो ये ऐसा ही देखा जाता है। अब प्राइवेट रेमिटेंसेस क्या है? प्राइवेट रेमिटेंसेस हो गए जो हमारे लोग इंडिया में काम करते हैं, दुनिया में काम करते हैं, ये सिटीजन है यहाँ प्लस फॉरेनर्स। फॉर एग्जाम्पल कोई मेरा भाई है जो यूनाइटेड स्टेट्स में काम करता है, वो है इंडिया का सिटीजन, लेकिन वो हर महीने पैसे भेजता है यहाँ पर, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट रेमिटेंस। क्या बोलते हैं? प्राइवेट रेमिटेंस। मेरा भाई जो घर पैसे भेजता है वो मेरा प्राइवेट रेमिटेंस है मेरे देश का। प्राइवेट हो गया, प्राइवेट इंडिविजुअल भेज रहा है, और ये भेजने को हम क्या बोलते हैं? रेमिटेंस। तो सपोज US से और पूरी दुनिया से एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से जो इंडिया को पैसा मिलता है दैट इज 180 करोड़। कितना? 180 करोड़। इमेजिन करो। तो हमें मिल कितना रहा है? 180 करोड़। ये ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। फिर यहाँ के कुछ फॉरेनर्स हैं जो यहाँ से पैसा बाहर भेजते होंगे। सपोज वो बाहर भेजते हैं 100 करोड़ रुपया, बाहर भेजते हैं 100 करोड़ रुपए, तो ऐड कितना करेंगे हम? 180, सब्ट्रैक्ट कितना करेंगे? 100। तो आपने क्या किया? आपने GDP लाया, उसमें प्लस किया कितना? 180, माइनस किया 100, तो GDP ये कितना हो गया? प्लस 80 हो गया ना। तो आपका ये प्लस जो है ये क्या है? सरप्लस है ना, सरप्लस है, तो पॉजिटिव है, आप गेन कर रहे हो। पॉजिटिव का मतलब इनफ्लो ज़्यादा हो रहा है और आउटफ्लो कम हो रहा है पैसे का। ये लेकिन ये जो आउटफ्लो या इनफ्लो है इट इज़ ऑन अकाउंट ऑफ प्राइवेट रेमिटेंसेस। ये ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट पैसा भेज रही है, नहीं, इट इज़ प्राइवेट रेमिटेंसेस जो सिटीजन्स पैसा भेजते हैं। समझ गए आप? तो बताइए इंडिया का जो प्राइवेट रेमिटेंस है ये सरप्लस में होगा या डेफिसिट में? वेरी गुड, सरप्लस में। बिकॉज इंडिया की बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है, इंडिया का डायस्पोरा ऐसा है जो दुनिया भर में काम करते हैं। आप कहीं पर भी जाओ वहाँ आपको 2 लोग ज़रूर मिलेंगे, एक चाइनीज़ होगा और एक इंडियन होगा। दुनिया का हर 5वां बंदा कौन है? चाइनीज़ है। हर 5वां इंसान इंडियन है। तो दुनिया के किसी भी कंट्री में जाओ आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में जाओ, वहाँ पर भी कोई ना कोई मिल ही जाएगा आपको। अब ऐसे लोग घर पैसा भेजते रहेंगे तो इंडिया को बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है ऑन अकाउंट ऑफ प्राइवेट रेमिटेंसेस। इनफैक्ट इंडिया दुनिया की टॉप नंबर पे आती है
जो सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस रिसीव करती है। इट इज़ क्लोज टू $80 बिलियन। कितना? $80 बिलियन हर साल इंडिया रिसीव करता है ऑन अकाउंट ऑफ प्राइवेट रेमिटेंसेस। तो इंडिया का जो प्राइवेट रेमिटेंसेस है ये हमेशा क्या रहा है? पॉजिटिव। हमने हमेशा ज़्यादा पैसा बाहर से घर लाया है। आप इमेजिन करो, ऐसी बात है जैसे बिहार है और कश्मीर है। बिहार के लोग कितने यहाँ काम करते हैं? बहुत सारे लोग। कश्मीर के कितने बिहार जाके काम करते हैं? होगा कोई, बट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो बताइए, क्या कश्मीरी बिहार से यहाँ पैसा भेजेंगे ज़्यादा या बिहारी यहाँ से घर पैसा भेजेंगे ज़्यादा? बिहारी भेजेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो हम हिंदुस्तान के पूरे जो लोग हैं ये दुनिया भर में पैसा पैसा जमा करके फिर घर पैसा भेजते रहते हैं ऑन अकाउंट ऑफ रेमिटेंसेस। तो इंडिया का हमेशा इसमें पॉजिटिव रहा है। इंडिया ने हमेशा इसमें गेन किया है और वर्ल्ड बैंक इस पर एक रिपोर्ट लेकर आता है हर साल। वर्ल्ड बैंक क्या देता है? रेमिटेंसेस की रिपोर्ट देता है हर साल। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से टॉप नंबर 1 पोजीशन पे जो सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस रिसीव करता है पूरी दुनिया में, वो कौन है? इंडिया। नंबर 2 पे चाइना, नंबर 3 पे मेक्सिको, नंबर 4 पे फिलीपींस। ये 4 कंट्रीज़ है जो हमेशा टॉप पर रहती है। अच्छा, कोई बता सकता है? मैं लिखाऊंगा। कोई बता सकता है कि ये रेमिटेंसेस सबसे ज़्यादा इंडिया कहाँ से रिसीव करता है? कौन से रीजन से, कौन सी कंट्रीज से? अरब कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज से? वेल, दैट वाज ट्रू टिल द गल्फ वॉर। गल्फ वॉर तक इंडिया सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस रिसीव करता था गल्फ कंट्रीज से। क्या सा दलील छेद करो बंदे। गल्फ कंट्रीज से सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस रिसीव होती थी इंडिया को, ठीक है। लेकिन फिर गल्फ वॉर के बाद वहाँ जब भी वो हुआ कुवैत का और फिर इराक का शुरू हो गया मामला, फिर वो फैलते गया, तब से जाके वहाँ से चीज़ें निकली है। हिंदुस्तानी अब ज़्यादा शिफ्ट वेस्ट की तरफ गए हैं और आज हम सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस यूएस और यूरोपियन कंट्रीज से रिसीव करते हैं। सो वो थोड़ा चेंज हो गया है। पहले गल्फ से करते थे, आज कहाँ से करते हैं? यूएस एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज। लिखो प्राइवेट रेमिटेंसेस। This is the net outcome of money. This is the net outcome of money. This is the net outcome of money which inflows and outflows, on account of private transfers. On account of private transfers. On account of private transfers. India has always been a gainer. India has always been a gainer. Till 1990s, from the Gulf region, till 1990s from the Gulf region, and now from US and other European countries. From US and other European countries. According to the World Bank report, India remains the top recipient of remittances in the world. India remains the top recipient of remittances in the world. Followed by recipient of remittances in the world, followed by China, Mexico and Philippines. China, Mexico and Philippines. Clear है?
दूसरा इंटरेस्ट पेमेंट्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स। देखो जीएनपी में मैंने फिर से याद दिलाना है आपको, इसमें हम क्या करते हैं, इनफ्लो और आउटफ्लो याद रखना है बस। आप ये इसकी एक सिंपल फॉर्मूला है। इनफ्लो है तो क्या करना है प्लस, आउटफ्लो है तो माइनस। अच्छा मुझे बताओ, जब हम बाहर से, सपोज इंडिया बाहर से कर्जा ले रहा है, इंडिया ने बाहर से क्या लिया, कर्जा लिया, तो पैसा अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है, पैसा बाहर जाता है। जब भी आप कर्जा बाहर से लेते हैं हकीकत में पैसा क्या जाता है, बाहर जाता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपए का कर्जा लिया, वो 100 रुपए तो आपको वापस देना ही है, प्लस क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। तो जब भी आप कर्जा बाहर से लेते हैं वो क्या होता है असल में, मनी आउटफ्लो। वो क्या होता है, आउटफ्लो। कर्जा लेना इज आउटफ्लो। दूसरा हो गया कर्जा देना। इंडिया कर्जा दे रहा है, किसी कंट्री को दे दिया कर्जा, तो बज़ाहिर तो पैसा बाहर जा रहा है, लेकिन कर्जा देना क्या लेकर आता है, पैसा लेकर आता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनफ्लो। सो व्हेन यू गिव लोन्स दैट इज मनी इनफ्लो, when you receive loans that is money outflow। समझ आया, समझ आया? बताइए, इंडिया ज्यादा कर्जे लेता होगा या देता होगा? इंडिया has always been a net borrower। इंडिया has always been a net बोरोवर। ऐसा कोई दुनिया का बैंक नहीं है जहां से हमने कर्जा ना लिया हो, ठीक है। तो चाहे आप आईएमएफ से कर्जा लो, एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जा लो, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक से कर्जा लो, हमने डब्ल्यूटीओ से वगैरह, वर्ल्ड बैंक से, हमने हर जगह से कर्जा लिया है। कोविड के टाइम भी आपको ये, अब यहाँ अभी की जो गवर्नमेंट है, क्योंकि मीडिया पे थोड़ा कंट्रोल है तो एंड ऑल, तो ये चीज़ें बाहर नहीं आती है, पर लेकिन रिपोर्ट तो हर साल आती है कि इंडिया ने कितना कर्जा लिया है बाहर से। इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ नेट बोरोवर। हम हमेशा बाहर से ज्यादा बोरो करते हैं। जब आप ज्यादा बोरो करते हैं तो हकीकत में क्या हो रहा है, आउटफ्लो होता है। तो इस पर्टिकुलर स्फेयर में हमारी इंटरेस्ट पेमेंट्स में हमें हमेशा क्या मिलता है, नेगेटिव, बिकॉज ज्यादा पैसा बाहर जाता है क्योंकि हम कर्जा ज्यादा लेते हैं। समझा? ज्यादा कर्जा लेने का मतलब नेगेटिव हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा। समझ आ रहा है या नहीं? लिखो, फिर खुद से लिख सकते हो तो लिखो, लिखो। द नेट आउटकम, द नेट आउटकम ऑन द फ्रंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स, द नेट आउटकम ऑन द फ्रंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स, that is the balance of inflow and outflow, that is the balance of inflow and outflow. In India's case has always been negative, has always been negative, because India has been a net borrower from the world economies. India has been a net borrower from the world economies. गांधरबल गाड़ी मिलती है? कहाँ से आते हो आप? गाड़ी मिलती है? नहीं, पैदल आते हो? हाँ, कैसे? ओके, फिर आते कैसे हो? ओके, वेरी नाइस। सीखो कुछ, सीखो कुछ। इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ नेट बोरोवर फ्रॉम द वर्ल्ड इकोनॉमीज। श्रीनगर में कौन कौन रहता है? मतलब जो रहता है, मतलब श्रीनगर का नहीं, जो रहता है इधर।
रूम पर, रेंट पर, हॉस्टल में, कहीं पर। अच्छा, दूर दूर से कितने आते हैं? तुम तो ठीक है, ओके। जब जामिया में या कभी हैदराबाद में बस कभी पर कोई एकेडमीज होती है ना, जहाँ पर बच्चे वहीं पर होते हैं, मतलब जैसे उन्होंने टॉप 100 का बैच लिया तो वो वहीं पर होते हैं। वहाँ पर हम जैसे क्लासेस देने जाते थे। हैदराबाद में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर दे टेक 70 स्टूडेंट्स, जहाँ पर वो दिन रात 24 घंटे वहीं पे होते हैं। और वहाँ पर द क्लासेस स्टार्ट आफ्टर सनसेट, तो रात में देर तक 2 बजे तक 3 बजे तक क्लासेस होती है उधर। वो अंधेरे में वहाँ मज़ा आता है काफ़ी ऐसी एकेडमीज़ में, बिकॉज वो रेजिडेंशियल कोचिंग होती है। ठीक है, दैट इज़ समथिंग। अगर आप जब यहाँ से निकलोगे ना, वो ऐसा होता है कि वहाँ जैसे इकोनॉमी आपको 1 हफ्ते में वो देते हैं ख़त्म करने को, बिकॉज बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ लिया होता है वो सारा, बस उनको ब्रशअप करना होता है कि जो ऊपर से। इकोनॉमी वहाँ 7 डेज़ में करना है, हिस्ट्री कुछ ऐसे 9 दिन में करना पड़ता है। तो वो अगर इंशाल्लाह जब आप यहाँ से पूरा बेसिक कवर करके जाएंगे, यू शुड ज्वाइन दीज रेजिडेंशियल हब्स, जहाँ पर आप वहीं पर रहेंगे। वहाँ लेकिन एंट्रेंस देना पड़ता है, एंट्रेंस इज़ एट पार विद यूपीएससी का पेपर होता है, वो बराबर वैसा ही होता है। तो जब आप वो क्वालिफाई करेंगे तब आपको वो रेजिडेंशियल में डाल देते हैं, बिकॉज उनको पता है कि ये बच्चा अगर हमारा एंट्रेंस क्वालिफाई कर रहा है तो वो कोई भी एग्ज़ाम, कोई ना कोई एग्ज़ाम तो क्वालिफाई कर लेगा। सो वो वैसा प्रोग्राम है।